अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ़ार। पुराम रिप्ले के एक स्पेशल एपिसोड के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में हम मौजूद हैं। यहाँ से आपने हमारी बड़ी स्पेशल एपिसोड देखी जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम और वाइट बॉल के कुछ स्पेशलिस्ट प्लेयर यहाँ पर जो है वो कैंप के लिए मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम दौरा बांग्लादेश के लिए सीरीज़ की तैयारियाँ कर रही है। और पाकिस्तान को उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी जाना है, जहाँ अभी तक तो 3 वनडे 3 T20 इंटरनेशनल मैच हैं, बट शायद इस सीरीज़ को T20 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। माइक हैसन पाकिस्तान के नए हेड कोच, उनकी ज़ेर निगरानी ये कैंप जारी है, जिस पर इस वक्त पाकिस्तानी फ़ैन्स की बड़ी नज़रें हैं। ना सिर्फ फ़ैन्स बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी ये कैंप बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे कैमरे में साजिद अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान टीम अगर आप देखें तो खिलाड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिल्स कर रहे हैं। अभी बिल्कुल आज तीसरे दिन अगर मैं बात करूं जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्टिविटी का आगाज़ हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ पे बहुत गहमा गहमी और नज़र आएगी। अभी खिलाड़ी वार्म अप और दीगर सेशन में मौजूद हैं। लेकिन इस कैंप की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइक हैसन ने तमाम खिलाड़ियों को इनफरादी टास्क दिए हुए हैं। वो चाहते हैं कि खिलाड़ी जो टीम में हैं वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ नज़र आएँ और जो इस टीम से इस वक्त अलग हैं, यानी कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम जैसे बड़े नाम, फिर वसीम जूनियर भी उनमें शामिल हैं जो कि वनडे टीम का हिस्सा थे। इन तमाम प्लेयर्स के लिए माइक हैसन ने दरवाजे खुले रखे हैं। चूँकि इससे पहले जब बात हुई थी, आपको याद है आकिब जावेद साहब जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, जो वो के चीफ सेलेक्टर के तौर पे वो ऑफिशियली तैनात तो नहीं है, बट उन्होंने भी ये कहा था कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो इस कैंप के अंदर तमाम खिलाड़ी बड़ी जान मार रहे हैं, जैसा कि कंपटीशन शुरू हो गया है, क्योंकि माइक हैसन ने कह दिया कि बाबर आजम अब ओपनिंग स्लॉट के लिए जो है वो मुकाबले में शामिल हैं। इसी तरह रिजवान के लिए भी मुकाबला है, तो मोहम्मद हारिस ऑलरेडी अपनी सीमेंट कर चुके हैं। तो इस बार मुकाबला ज़रा उलट हो रहा है, यानी कि सीनियर्स मुकाबला कर रहे हैं जूनियर से फॉर द नेशनल टीम, वरना इससे पहले यह उलट होता था। तो ये मुकाबले का वो फ़िज़ा है जिसकी हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम के अंदर। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची जिसके फर्स्ट फेज़ को हमने कंप्लीट होता हुआ देखा था, सेकंड फेज़ कब शुरू हो रहा है इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब आपको माइक हैसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने बाबर, रिजवान और तमाम सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से एक बड़ा बयान दिया। आप पहले वो देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। Firstly, Babar Azam's not seen as a wicket-keeping option. No, I'm not sure where that came from, but I have heard that speculation around. Babar is competing for one of the opening positions at the moment. Obviously, we have Faka and Siam in those two roles at the moment, so he's competing for that. And I think, secondly, from a selection point of view, I am part of the selection panel. Yes, I am, and then. The selectors or the selection panel select a squad of 20 players and then the coach and captain present 15 to the chairman. I don't think I'll ask anyone to score at a 150 strike rate. I think that's unreasonable. I think there's no doubt strike rate is important in T20 cricket, but you have to combine that with obviously a volume of runs. So, we've got players, and there's a good reason why our ranking in T20 cricket is as low as it is because our strike rates from a batting point of view are not high enough. And we certainly made some shifts, as I said in that last series, to play a more expansive game of cricket and probably catch up with the rest of the world in terms of that's the way the modern game is. So Babar is one of many who has the ability to make those improvements, and I'm certainly here to work with him and help him. And the last month or so, he's made some really good changes. And it's not a matter of going from 125 to 150. It's just a matter of increasing, what you offer. Because we're no doubt, often 30 or 40 runs short with the bat. So we need to find a way of getting that. सो आपने माइक हैसन की गुफ्तगू सुनी और इस कैंप के हवाले से मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो T20 और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उनको इनफरादी टास्क दिए गए हैं और एक बड़ी डिफरेंट किस्म की हमें एक्टिविटी माजी के कैंप के मुकाबले में नज़र आती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टीम के अंदर तमाम खिलाड़ियों की जगह मुस्तहकम हो गई है या जो टीम से बाहर हैं उनकी वापसी नहीं होनी है। बड़े खिलाड़ी बाहर हैं, जूनियर्स अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब अपनी प्लेस को सीमेंट कर रहे हैं। शाहीन पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े स्टार फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वो भी T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है। माइक हैसन का उनके हवाले से क्या कहना है वो भी ज़रा आपको दिखा देते हैं। Shaheen Shah Afridi is a world-class player, so there's no doubt that we've identified some areas that we think Shaheen needs to work on, as does every player at this camp. But there's a good reason that him and everybody else is at this camp, is that they're in the wider frame for Pakistan in white ball cricket, and that includes T20 cricket. So
Players go through good periods and periods where they're a little bit down in their game, and it's up to us as a coaching staff to try and get our best players on the park and make them better. So when they play for Pakistan, they perform better. So we certainly don't discount quality players. We try and work with them to help them come back stronger. Oh, look, as I said, Shaheen is a high quality player. We obviously had we had Hassan Ali and we had Haris Rauf and Abbas Afridi perform really well against Bangladesh. Obviously, one is injured with Haris Rauf. Hassan Ali we've seen as an opportunity to bring in Salman Mirza. But Shaheen will get his opportunity. But we want to make sure that Shaheen's also made some improvements to his game. So when he comes back in to the T20 side, he performs well. So आपने माइक हसन की गुफ्तगू सुनी और इस कैम्प की इनसाइड न्यूज़ क्या है, फिर पाकिस्तान के एक और स्क्वाड की अनाउंसमेंट होनी यानी कि वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन क्या T20 सीरीज़ और वनडे दोनों होंगी या सिर्फ T20 मैचेस होंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटिसिपेट की जा रही हैं पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान के हवाले से। तो आज सारी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक मौजूद हैं जो इस कैम्प को बड़ी तफसील से कवर कर रहे हैं और इनकी आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पर DN स्पोर्ट पर भी देखी। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माइक हसन की बातों से लगा जैसे उनकी हर खिलाड़ी पे नज़र है और वो किसी भी खिलाड़ी को ना तो यस कर रहे हैं कम्प्लीटली और ना वो किसी को डिस्कार्ड कर रहे हैं। उन्होंने बाबर के मुतालिक भी कहा, जो हमने गुफ्तगू सुनवाई भी। आपने जो अब तक ऑब्जर्वेशन की है ज़रा वो बताइएगा। बहुत सी चीज़ें तो खिलाड़ी बोल देते हैं, कोच बोल देते हैं या हम बोल देते हैं, बट जो एक रिपोर्टर की आंख होती है, आपने एग्जैक्टली क्या होते हुए देखा है जो शायद पिछले कैंप से आपको डिफरेंट नज़र आता है? देखिए, सबसे पहले जो आपने माइक हसन की बात की ना, वो अब पहली बात आपकी ठीक थी कि ना वो डिस्कार्ड कर रहे हैं कम्प्लीटली, ना वो किसी को इन करने का साइन दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से उनसे सवाल हुआ कि भैया आपने बाबर आजम को क्या टास्क दिया है, आपने शाहीन शाह अफरीदी को क्या टास्क दिया है, तो इसको बताने में कोई कबाहत नहीं है। आप कह दें कि उनको हमने स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करने का कहा है, आप कह दें कि शाहीन शाह अफरीदी को डेथ में जो उनकी परेशानी है उसको इम्प्रूव करने का कहा है। वही जो पाकिस्तानी कोचेज़ के जवाब होते हैं वही हमें नज़र आया। हालांकि हम देखते हैं कि जो गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े सही तरीके से वो जवाब देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हमने स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करने का कहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या होता है, ये नहीं बता सकते। शाहीन शाह अफरीदी को सर्टन एरियाज़ में हमने इम्प्रूवमेंट करने को कहा है, और उन्होंने कल ये कहा कि ये सिर्फ T20 का नहीं है, पूरी आपके वाइट बॉल के जो आपका जो स्क्वाड है यानी जो ODI भी है वो भी इसमें जो है वो शामिल है। इट मीन्स के वनडे के प्लेयर्स भी इसी में से आपके सिलेक्ट होने। जहाँ तक आपने कैंप की बात की, कैंप में जो मैंने एक चीज़ जो सबसे अच्छी नोट की है उसमें ये है कि माइक हसन फ़र्दन खिलाड़ियों के पास जाते हैं। एक तो होता है ना, आपने 15 खिलाड़ियों को खड़े होकर जमा किया और अपनी स्पीच की और ये जा वो जा और बस ट्रेनिंग कर रहे हैं खिलाड़ी। नहीं, बाबर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो नेट के पीछे खड़े हुए के देख रहे हैं, रिजवान कर रहे हैं नेट के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, कभी शाहीन के पास जा रहे हैं, कभी नसीम के पास जा रहे हैं। तो एक हमें नज़र आ रहा है कि यार वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे उसकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो आपको दिखाते हैं, और साथ साथ हमारे अकब में ही आप देख सकते हैं कि एक सिनेरियो बेस्ड मैच समझ लें या एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनाई गई है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी बेशक इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है, लेकिन जैसा इमरान ने भी बताया कि यही तकरीबन पूरी की पूरी जो हमारा स्क्वाड है ये वनडे T20 का एक मिक्स स्क्वाड भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं वो मौजूद हैं और शाहीन शाह अफरीदी उनको बॉलिंग कर रहे हैं, और एक मैच की सिचुएशन यहाँ पर जो है वो माइक हसन ने तरतीब दी हुई है और इस वक्त उसी लिहाज से जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी भी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम में इस वक्त वो शामिल नहीं हैं, और इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। और इमरान, जो अब तक 2 दिन आपने देखा और तीसरे दिन आई थिंक उससे एग्जीक्यूशन की तरफ अब आ गया मामला कि आप जो है जो हमने बताया था वो ज़रा करके दिखाएं, और सारी बात है कोचेस नोट कर रहे हैं आपके गैर मुल्की कोचेस, उनके हवाले से भी ज़रा आप कंफर्म कर दीजिएगा, वो भी हायरिंग हुई हैं। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि 2 दिन स्किल्स, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उस एग्जीक्यूशन में से पॉइंट निकाल कर दोबारा फिर स्किल्स और फिर एग्जीक्यूशन 15 तारीख तक, कुछ ऐसी सूरत हाल कहते हैं ना बिजनेस आवर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखें 2 दिन जो इब्तदाई 2 रोज़ थे उसमें तो नेट लगा के जो प्लान्स दिए गए थे खिलाड़ियों को, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे बैट्समैन हो, उस हवाले से ट्रेनिंग हो रही थी। और हम देख रहे हैं कि ये ओपन एरिया में जो है ना ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वही फील्ड जो कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं
कवर लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, विकेट कीपर है, स्लिप है, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान और बाबर आजम जो कि मेरा ख्याल है कि अभी नहीं होंगे टीम में T20, क्योंकि आपके साइम अयूब और जो बाकी जो प्लेयर हैं हारिस हैं दीगर वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो जो दीगर टीम से बाहर प्लेयर्स हैं उनको जो टास्क दिए गए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो मेरा ख्याल है कि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इमरान, बड़ी बात ये हो रही है कि बड़े चुके पांचों प्लेयर हैं, जिस दिन टीम अनाउंस हुई उसी दिन शाम में वो प्रेस रिलीज आया था कि ये जो वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं ये भी स्कैम का हिस्सा होंगे। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या ये है कि वेस्ट इंडीज़ में वनडे स्क्वाड अभी तक जो है वो जाने के इम्कान 50-50 हैं, तो उसको मद्देनज़र रखा गया है, या T20 के अंदर एक मुकाबले की फ़िज़ा जो बरकरार रहे और इन खिलाड़ियों की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाया जाए? आप कैसे देखते हैं? ऐसा बहुत कम हुआ है कि कैंप लगा हो, ठीक है, नॉर्मली कैंप लगता है तो उसमें तो प्लेयर आते जाते रहते हैं, बट सीरीज़ के कैंप में 5 सीनियर खिलाड़ियों को होना। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि मैं ये बात नहीं कर रहा, ये सारे खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें माजी में आती रही हैं कि जी ग्रुपिंग होती रही या कैप्टन्स बहुत थे, 3-3 कैप्टन अब 5 में उनमें शामिल हैं। आप कैसे एनालिसिस करते हैं, या जो बाकी मीडिया है वो कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जो माइक हैसन ने बात की थी उन्होंने तो ये कहा था कि हमारे वाइट बॉल प्लेयर्स हैं, और जब उनसे ये बात हुई थी बाबर आजम के हवाले से, शाहीन के T20 करियर के हवाले से या रिजवान के, तो उन्होंने कहा था इन खिलाड़ियों को जो इम्प्रूवमेंट के टास्क दिए गए हैं इसलिए उनको कैंप में जो है वो बुलाया गया। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप साइम अयूब के पीछे बाबर आजम होंगे या जो नए हमारे बॉलर्स हैं जिसमें सलमान मिर्ज़ा हैं और दीगर जो बॉलर हैं उसके पीछे शाहीन शाह अफरीदी होंगे, तो एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी, एक पॉजिटिव जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा। और इससे शाहीन शाह अफरीदी को भी ऐसा लगेगा कि मेरी जो चॉइस है वो ऑटोमेटिक नहीं है। बाबर आजम भी ये फील करेंगे कि यार मैं ऑटोमेटिक चॉइस नहीं हूँ, मुझे जो कोचेज़ ने प्लान दिए हैं उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, तब जाके ही कोई भी प्लेयर ऑटोमेटिक चॉइस होता है। तो ये बड़ा अच्छा माइक हैसन का डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को बुलाना, और जो ऑन द टोज़ हो जाएंगे, जो प्लेयर आपके T20 टीम में हैं वो अब ऑन द टोज़ होंगे कि यार नहीं, अगर ये कैंप में बुलाया है इनको तो इट मीन्स कि ये प्लान का भी हिस्सा है, और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो किसी भी वक्त हमें रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी माइक हैसन ने कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है बाबर आजम की तो हम उन्हें एज अ ओपनर ही देखेंगे, एज अ विकेट कीपर। जो एक खबरें चल रही थी कि यार रखिए वो विकेट कीपर तो नहीं उनको ऑफ़र किया गया, उसको उन्होंने डिनाई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हमें लगेगा कि बाबर को एज एन ओपनर ट्राई करना चाहिए, हम करेंगे, और वो कंसिडरेशन में। ठीक है। वनडे स्क्वाड और T20 स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज़, इसलिए जो है वो इस वक्त कन्फ्यूजन है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, और PCB ने भी नहीं बताया। गो के समीर अहमद साहब ने बात की थी कि उनसे बात जारी है, बट जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का, आपको याद है, प्रेस रिलीज आया था अबाउट देयर कमिंग सीज़न, उसमें तो 3 वनडे मौजूद थे। तो आपको लग रहा है कि T20 सीरीज़ ही हो जाएगी 5-6 मैचेस की, या आपको वनडे मैचेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो चॉइस यही है कि T20 मैचेज हों, क्योंकि आगे आपका T20 वर्ल्ड कप है, आप T20 टीम। बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम कब खेलेंगे? मतलब है उनके फैन इंतज़ार करें। बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वनडे क्रिकेट नहीं होती है पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ में, तो जाहिर सी बात है फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, और काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो अगली क्रिकेट है वो अब जो टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की हम बात करते हैं जिसमें ये प्लेयर्स हैं, वो मेरा ख्याल है अक्टूबर में होगी। तो कोशिश यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि T20 मैचेज हों, T20 की जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम को डेवलप किया जाए, उसमें जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो लेट्स सी कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरह से लेता है, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। अभी तक जो मामलात हैं वो 50-50 हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड शायद ये चाह रहा है कि वनडे क्रिकेट भी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि 3 जो वनडे मैचेस हैं उसको स्क्रैप करके जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाए। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो कैंप में शामिल नहीं है, जैसे इरफान खान नियाज़ी एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिनकी शायद चलें एवरेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने PSL में कुछ ऐसी इनिंग खेली, फील्डर बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कुछ अपनी झलक दिखाई थी। आमिर जमाल, हम बहुत बात करते हैं ऑलराउंडर की, बट वो टीम से आउट है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आ गए थे एक दफ़ा टेस्ट मैचेस के अंदर। फिर हमने देखा कि इसी तरह हसीबुल्ला की बहुत बात होती है, बहुत प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन इस बार PSL में भी उनको मौके नहीं मिल सके। सो आप नहीं समझते कि जब आप सीनियर प्लेयर्स को बुला रहे थे तो इन जूनियर प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं साथ रखते आप, चूँकि अगेन खिलाड़ी 15-5-20 ही हैं, आपके 5-6 प्लेयर और ऐसे हैं, जैसे मेहरान मुमताज़ आपके स्पिनर हैं, आपके सुफियान मुकीम तो चले आ गए, लेकिन आपके पास और इस तरह के प्लेयर अगर आपके दिन में कोई नाम आ रहे हों, ख़ासतौर पर T20 वर्ल्ड कप आपके करीब है, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं, आपने सिर्फ खुशदिल शाह को रखा है और एक तरह से आपके पास जो पावर हिटिंग का ऑप्शन है। तो आप नहीं समझते कि मज़ीद खिलाड़ी भी तलब किए जाने चाहिए थे, बैकअप रहता आपका?
देखिए, अगर आप कैंप में बुलाने की बात करें तो इसमें तो कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी कैंप में आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप इरफान खान नियाज़ी की बात करेंगे तो जिस तरह से 1-2 इनिंग्स उन्होंने पीएसएल में खेली, अपनी झलक दिखाई है उन्होंने। अब्दुल समद की अगर आप बात करें, वो बड़े अच्छे पावर हिटर हैं और आपको नीचे ऐसे ख्वाजा नाफे हो सकते हैं। ख्वाजा नाफे हो सकते हैं और नीचे उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। ख्वाजा नाफे मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो मुश्किल है उनका जाना। लेकिन अब्दुल समद और इरफान खान नियाज़ी तो बनते थे क्योंकि आपको उस स्पॉट के ऊपर आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर। तो यहाँ पे माइक हसन और जो गैर मुल्की आपके कोचेज़ हैं या जो आपके बैटिंग कोच हैं हनीफ साहब, वो उनके साथ काम करते कैंप के अंदर, उनको उनकी जो मिस्टेक्स थी उसको हाईलाइट करते, चाहे वो भले टीम में ना होते। एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। पीएसएल में उन्होंने दिखाया है परफॉर्म करके, तो आ जाते तो अच्छी बात है। लेकिन लेट्स सी के आगे क्या होता है, किस तरह से उनको प्रोग्रेस किया जाता है, किस तरह से उनको आगे जो है वो टीम में लाया जाता है। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इमरान से मैं ज़रूर बात करूंगा इस स्टेडियम के सेकंड फेज़ के हवाले से, जो कि बहुत बात हुई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी कि कराची, पिंडी, कज़ाफ़ी स्टेडियम, इनकी रेनोवेशन पे बहुत बात हुई। लेकिन कराची में उतना काम नहीं हुआ सिवाय सामने बिल्डिंग के, जो आपको मेरे अक्ब में दिखाई दे रही होगी कि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो एक नया स्ट्रक्चर बना था। बट इसकी दीगर जो एक फैंस अब जो कहते हैं ना एक व्यू है, उन चीज़ों को कब इम्प्रूव करना है, ये फेज़ कब शुरू होगा और इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम में खुशामदीद। नेशनल स्टेडियम कराची से आप पुराम रीप्ले का एक खुसूसी एपिसोड देख रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन साथ साथ स्टेडियम के ऊपर भी सबकी नज़रें हैं। आप सबके बहुत सारे सवालात हमें आते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि जो सेकंड फेज़ है वो कब शुरू होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम तो पूरा का पूरा रेनोवेट हुआ। हमने पिंडी में थोड़ा बहुत काम देखा, लेकिन कराची में भी एक पूरी बिल्डिंग बनी थी। लेकिन जो फ़ैन व्यू है, जो सीट कैपेसिटीज़ हैं, जो सारी चीज़ें, इनको कब इम्प्रूव किया जाएगा, इमरान सिद्दीक इस हवाले से हमें जो है वो बताएंगे। इमरान, कज़ाफ़ी के जो व्यू बना वो बहुत बेहतर है और हमने देखा कि उसके साथ एक डिफरेंट किस्म की प्लानिंग थी, उसी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब कराची के अंदर। और गो के एक नई बिल्कुल बिल्डिंग बनी, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 80% स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो वही है। तो ये कब तब्दील होगा, इसके हवाले से क्या अंदरूनी खबरें हैं? देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं सुमैर अहमद साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो टीम अनाउंसमेंट हो रही थी, उसमें उनसे सवाल हुआ था एक ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पहले हम कराची की तरफ जा रहे हैं और जुलाई के एंड में जो है वो ये काम शायद शुरू हो सकता है। और जिस तरह वो सीनियर जर्नलिस्ट है सलीम खालिक साहब, उन्होंने ये खबर भी दी थी कि अब से 2-3 रोज़ पहले के बजट भी अप्रूव हो चुका है कि ये ग्राउंड का कि 600 करोड़ रुपए होंगे तीनों ग्राउंड के, कज़ाफ़ी, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी का स्टेडियम, इन तीनों ग्राउंड पर 600 करोड़ का बजट जो है वो अप्रूव हुआ है। ह्यूज बजट है। तो इट मीन्स के जो फ़ेज़ 2 का काम बताया गया था, जिसमें मेजर काम मैं आपको बता देता हूँ, जो बिलाल चौहान साहब जो यहाँ पर इंचार्ज थे कंस्ट्रक्शन के, उन्होंने हमें जो बताया था कि ये जो तमाम तर इंक्लोजर हैं इसको डिमोलिश करके इसको करीब किया जाएगा। यहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो हमारे अकब में ये स्टेडियम, ये पूरा इंक्लोजर नज़र आ रहे हैं, सीट्स लगी हुई हैं, इमरान खान इंक्लोजर हैं, हनीफ मोहम्मद हैं, इकबाल कासिम हैं, ये सारे इंक्लोजर डिमोलिश करके दोबारा बनाए जाएंगे? बिल्कुल दोबारा बनाए जाएंगे और इसको करीब करके, जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक्शन से करीब किया गया है, यहाँ पे टनल बनाई जाएंगी। और ये जो आपको छत नज़र आ रही है थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि ऊपर से जो उसके स्ट्रक्चर है उससे व्यू ब्लॉक होता है। फिर ये जो 2 आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये और ऊंची होके ग्राउंड से बाहर चली जाएंगी। ये व्यू ब्लॉक हो रहा है यहाँ वसीम अकरम इंक्लोजर का भी, और यहाँ पे अगर हमारे कैमरामैन दिखाए एक इंक्लोजर का, वहाँ पर भी व्यू ब्लॉक हो रहा है। तो ये जो स्क्रीन्स हैं वो बाहर चली जाएंगी। सामने आपको जो 2 एरिया नज़र आ रहे हैं खाली, जो नई बिल्डिंग के बराबर में, यहाँ पे या तो इंक्लोजर को, हाँ, यहाँ पे या तो इंक्लोजर को बड़ा कर दिया जाएगा या फिर यहाँ पे जो साइड पे जो जगह है इस पर ब्यूटिफिकेशन वर्क होगा, जो उन्होंने बताया है। अब लेट्स सी कि उनको फ़ेज़ 2 में कोई प्लान तब्दील हुआ है या फिर कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ वो आ रहे हैं। अभी तक हमें जो बताया गया था अभी तक तो यही अपडेट थी। अब लेट्स सी कि जब ये काम शुरू होता है तो किस तरह से काम आगे बढ़ता है। तो ये जो आपने जिस तरह बताया, वैसे तो कज़ाफ़ी में तो बहुत स्पीड से काम हुआ और मोहसिन साहब वहाँ खुद भी जाते रहते थे, हमने देखा। और बहुत जाहिर सी बात है पाकिस्तान के इज़्ज़त का मसला था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करना थी। आई रियली होप कि उसी स्पीड से काम हो, लेकिन ये काम अच्छा खासा बड़ा है जो आप बता रहे हैं। मतलब एक तरह से इस पूरे स्टेडियम की एक असर नो तामीर ही समझें इसको हम। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि PSL 11 के मैचेस यहाँ पर हों नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर फ़ेज़ 2 का जो ब्रीफिंग उन्होंने दी थी, अगर तो उस हिसाब से ही काम होता है तो फिर तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग फरवरी मार्च में होती है,
मई में या अप्रैल में चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर फरवरी मार्च में जो उसकी ओरिजिनल विंडो है उसके अंदर होती है तो फिर ये फरवरी में तो T20 वर्ल्ड कप मुश्किल ही है। हाँ, तो उस पीरियड में ये करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो कदाफ़ी स्टेडियम का काम था वो भी उन लोगों ने बहुत जल्दी किया था, बहुत स्पीड से वो काम हुआ था। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्पीड होगी, कितनी जल्दी ये काम होगा। सारा जो दारोमदार है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी पर और बजट पर है। जितनी जल्दी ये चीज़ें अप्रूव होती जाएंगी, काम होता जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। हमने उससे बड़ी तफसीली बात की। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस कैंप के हवाले से और स्टेडियम और फिर एशिया कप के मामलात हैं उसके हवाले से हम दीगर सहाफ़ियों से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद और हलीम अहमद मीडिया सेंटर के बिल्कुल सामने इस वक्त मौजूद हूँ और नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस चल रही है। और अब हम बात करेंगे एक और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही उनको मैं कहूँगा। मैंने और अली ने एक साथ की तकरीबन शुरुआत की थी कैरियर की, अब 15-15 साल हो गए, सीनियर हो गए। अली खुशामदीद पहले तो पुरान में। जो अभी तक आपने देखा इस कैंप के अंदर, इमरान से मैं बात कर रहा था, हर रिपोर्टर का एक अलग जाविया होता है देखने का। क्या वाकई जैसे कहा जा रहा है कि माइक हैसन एक नई अप्रोच, एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, 3-4 बड़े प्लेयर्स भी साइड लाइन हैं, उनको सिर्फ साथ रखा हुआ है, बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही इस कैंप के हवाले से? देखिए, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो उसको कवर किया है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें मुझे डिफरेंट लगी। जैसे आपने कहा माइक हैसन, ज़ाहिर सी बात है वो बाहर के हैं, फॉरेन कोच हैं, वो तो कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेटजी, प्लान, पॉलिसीज़ जो होती हैं, स्कूल ऑफ थॉट, वो डिफरेंट होते हैं। डे वन जब मैं आया, मैंने देखा यार मुस्तकिल से फील्डिंग हो रही है। बाबर से लेके रिजवान से लेके हारिस का, सलमान अली आगा और दीगर प्लेयर्स को कंटिन्यू तकरीबन अगर 4 घंटे का सेशन था तो 3 से समझ लें घंटे तक की उन्होंने सिर्फ फील्डिंग करवाई। इनके जो स्टीव मैकडरमट जिसको लेकर आए ये तो सब कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जो उनकी स्टेटमेंट थी कि यार अच्छा फील्डर होगा तो वो कामयाब भी रहता है और उसकी जगह भी बनती है फिर प्लेइंग 11 में जो स्क्वाड होता है, तो वो चीज़ तो मैंने दी। चूँकि इसी का मज़ा भी है ज़रा चिट चैट का। इस मामले को अगर देखा जाए फील्डिंग के, तो आप नहीं समझते इरफान खान यादी वन ऑफ द वेरी एथलेटिक्स फील्डर, पावर हिटिंग में हमें उनकी ज़रूरत भी थी, उनको यहाँ ना देखकर मुझे तो बड़ी हैरानगी भी, चूँकि वो फील्डर पहले ही बहुत अच्छे थे। कुछ उनकी इनिंग भी PSL में ऐसी थी जहाँ वो बड़े हमें स्पार्क करते हुए दिखाई दिया। शाहीन शाफिदी को जो ने एक मैच में हिटिंग की थी, मुझे कम अज़ कम हैरानगी ज़रूर हुई, चूँकि वो तो अच्छे खासे फील्डर भी और हमें पावर हिटिंग में खुशदिल शाह या अगर हम बात करते हैं 1-2 प्लेयर के अलावा अभी ज़रूरत भी है। आपकी क्या राय है? देखिए, इरफान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट भी करते हैं और कराची किंग की फ्रेंचाइज से वो अटैच हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर सवाल वही घूम फिर के आता है। अगर आप कोचिंग स्टाफ से भी बात करें तो मैनेजमेंट तो वही कहेंगे हमने कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो है ना बैलेंस साइड बनाई है, तो इरफान उस स्लॉट में शायद नहीं आते। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन अब शादाब की भी कमी महसूस होगी, वरना वो भी बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं, जिस अंदाज से उनकी जो है रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसे जंप करके कैच पकड़ते हैं। लेकिन इरफान को सही कहते हैं कि अगर पावर हिटिंग की बात की जाती तो उनकी एक स्लॉट बनता, लेकिन फिर किसको अब ड्रॉप करते, तो उसमें वो बैलेंसिंग साइड बनाने के लिए कैंप में बुला सकते थे, कैंप के अंदर आमिर जमाल को, हसीबुल्ला को बिल्कुल बुलाना चाहिए था। देखिए, जब आपने एडिशन तौर पे जब एक बात आई कि जब बाबर लोगों को नहीं कहा कि ये वनडे के प्लेयर हैं और टेस्ट खेल सकते हैं, T20 में इनकी जगह नहीं बनती फ़िलहाल, तो जब इनको बुला सकते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है, शाहीन है, नसीम शाह है, साथ में रिजवान और बाबर आ गए थे, 5 खिलाड़ी थे, तो 2-3 और ऐड कर लेते भाई। अभी भी तो देखें, हम यहाँ बैठे हुए नीचे अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच चल रहा है, सिनेरियो बेस, उसमें रिजवान और बाबर बैटिंग करें, जबकि माइक हसन ने कहा था कि हमारे पास फ़खर जमान और साइम जो हैं वो ओपनर हैं, लेकिन साइड ओपोनेंट टीम में होंगे, फील्डिंग साइड पे वो हैं, तो इसलिए वो सामने नहीं आए। तो बाबर, रिजवान, सावजादा, फरहान, ये ऑप्शंस थे जो उनको सामने खिलाया गया है। तो हर प्लेयर को मौका देना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेयर्स को तो उन्होंने बैलेंस कर लिया। शाइन्स की जो अनाउंसमेंट है उसमें कि चलो भाई यहाँ तो T20 में जो नहीं बनते इनको हम यहाँ फिट कर देते हैं, तो इरफान को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना बनता था, चाहे भले शाइन भी ही कर देते हैं, इंग्लैंड टूर तो होता, एक्सपीरियंस तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। अब कुछ बात करते हैं अली उस टूर्नामेंट की, जिसका एक एडिशन आपने और मैंने मिलकर यहाँ कवर किया हुआ है 2008 में एशिया कप में, जब भारतीय टीम भी अच्छे वक्त थे जी, हम उस वक्त नौजवान साफ़ी हुआ करते थे, अब थोड़ी सी शेप वे वाइड हो चुकी हैं, लेकिन भारत की टीम आई थी, बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे। अब इसी एशिया कप को जो है वो भारत ने होस्ट करना है। मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, पर जो खबरें हैं ना वो आ रही हैं झगड़े वाली, यानी कि हमने बांग्लादेश में अगर इजलास बुलाने की बात की है तो वो सियासी पहलू भारत ले आया है, वहाँ से नहीं आना चाह रहे, शायद वो जूम पे आ जाए ना आए, वो एक बात है। बट एक चीज़ तो शायद अली नज़र आ रही है कि अचानक से जो पाकिस्तान भारत की जंगबंदी हो गई, उसके बाद फिर ईरान इसराइल मामला भी थोड़े से
मतलब अरसे बाद ही सही, लेकिन जिस तरह वो बाद में संभाल लिया गया दुनिया की जानिब से, तो एशिया कप होता हुआ तो अली दिखाई दे रहा है। अब कैसे होना है, कैसे किस तरह से होना है, इस पे तो पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हमेशा की तरह चलेगी। देखिए वो तो जो लड़ाई है वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन हम अगर ऑन पेज देखें तो इंडिया की तरफ जो है तो वो सब पड़ रहा भारी दिखाई देता है। लेकिन हमें ये चीज़ अब मान लेनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन साहब के अलावा दीगर लोग भी पहले भी कहते आए हैं कि हमें भारत के बगैर भी जीना सीखना चाहिए और दुनिया भी सीखे कि भारत नहीं है तो क्या मतलब पाकिस्तान कहीं भी नहीं जाएगा, कि कुछ नहीं कर सकता, कोई फैसले नहीं ले सकता। अब जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ही हमारे मतलब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, तो वो फैसले ले रहे हैं और बेहतर ले रहे होंगे। इससे पहले भी तो स्टैंड लिया था ना। अब वो जो स्टैंड लिया था बायलैटरल सीरीज़ होगी तो हम न्यूट्रल पे खेलेंगे, जो भी होगा वो तो होती हुई शायद नज़र नहीं आती, जो भी रिसेंटली जो हालात थे। लेकिन अब जो फैसले लेने हैं उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन बाद में फिर वो बात आती है कि आपके साथ देने वाले कौन कौन से एशियन ममालिक हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज ज़्यादा जितने भी हैं वो सारा जब IPL की बात आती है, दीगर मामला आते हैं, क्योंकि पैसों के मामले तो जाहिर सी बात है, वो तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है तो सब कर उस तरफ चला आता है। अगर हमारे साथ लोग देंगे और वो फैसला करते हैं कि इंडिया के बगैर भी हम जानते हैं कि हमने अपनी अपनी खुद भी वैल्यू बनानी है, किसी के सहारे नहीं चलना, तो फिर कामयाबी मिल सकती है फैसलों में। अदरवाइज़ फिर वही वाली बात होगी, हम अकेले रह जाएंगे, साथ देने के लिए आवाज़ें तो बहुत उठेंगी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एट दी एंड बैक डोर से बोलेंगे नहीं यार आपके साथ हैं। इनके लिए सिर्फ ज़बानी कलामी थे हम। अली के जवाब में ही जवाब छुपा हुआ है कि मुझे लगता है भारत के बगैर तो एशिया कप नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है बता देना पड़ेगी बहुत सारे मामला पे हम तनकीद करते हैं, बस तनकीद बराए तनकीद नहीं। जो स्टैंड लिया मोहसिन नकवी साहब ने, PCB ने, ख़ास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, देखें ना भारत को भी अली उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो कहते थे आप जी खेलने आए, चीज़ें चलने दें। अब होगा ये कि वुमेन टीम भी नहीं जा रही वहाँ पर, पाकिस्तान भी अपना जो मैच है T20 वर्ल्ड कप में वो इंडिया से अगर होगा, जो कि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं, इंडिया के स्पॉन्सर चाहते हैं, तो इस बार श्रीलंका में खेलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक उस वक्त डेवलपमेंट होगी जब भारत की टीम अपने मुल्क में मेगा इवेंट छोड़ के, अपने घर की शादी छोड़कर वो फ्लाई आउट करेंगे और पाकिस्तान से खेलेंगे। इसी चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान कहता था कि यार खेल को सियासत से अलग रखें, लेकिन भारत को अब उसका डबल जो फेस है ना, सिक्के का दूसरा रुख, अब वो फेस करना पड़ेगा। अब बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए दुनिया जो है जाहिर सी बात है पाक भारत मैच का इंतजार करती, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे भी खेलने जा रहे हो, कोई भी क्रिकेट हो, लेकिन जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट की, जैसे अभी बात कर रहे थे, ब्रॉडकास्टर्स तो यही चाहेंगे भाई मैच तो हो, चाहे वो श्रीलंका भी हो या दुनिया के किसी कोने में भी करेंगे ना, आवाम जो है ना वो भरी भी होगी, शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम में होंगे, हाउसफुल होगा। लेकिन अब ये फैसले जाहिर सी बात दो तरफा ममालिक के होते हैं, तो भारत भी जाहिर सी बात है वो तो स्टैंड लेगा, वो तो चाहेगा कि मैं बड़ा हूँ, पाकिस्तान छोटा है, लेकिन हमने अभी साबित कर दिया कि हम भी बड़े हैं भाई, हम फैसले लेना जानते हैं। मेरा मकसद जो पहले था वो ये था कि ज़रूरी है भारत खेले, लेकिन हर फैसले में उसका अमल दखल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ओन करना है कि देखिए हमारे पास सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट खेलेंगे वर्ल्ड में जो है PSL कामयाब तरीन जा रहा है इवेंट IPL के बाद, तो ये चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में हमारा किरदार था ना। कितनी हमारे खिलाफ हुई बातें, वो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं आएंगे, अब देखें इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स अब पाकिस्तान आना शुरू हो गए। इट मीन्स कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं और सफ़र आगे बढ़ रहा है। तो फैसलों में हमें जो है ना स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को भी कन्विंस करना चाहिए कि आप हमारे साथ बात करें। लड़ाई वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मिल बांट के करना है तो स्टैंड में आप साथ तो दें कि भैया हम भी आपके साथ हैं, वरना तो फिर वही वाली बात है कि हम बोलेंगे हमारे साथ सब लोग हैं, एंड में फिर खाली अकेले। बहुत शुक्रिया अली आसियान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर। हमने उनसे तफसीली बात की, ना सिर्फ पाकिस्तान स्कैम के हवाले से बल्कि एशिया क्रिकेट काउंसिल जिसके हवाले से अब एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशंस में है कि एशिया कप का शेड्यूल का अनाउंसमेंट शायद इसी महीने हो जाएगा, और उसके साथ साथ दीगर मामला भी क्रिकेट के हमें जो है वो आगे चलकर उसके फैसले होते हुए दिखाई देंगे। सो जनाब पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए जब हम आए तो उस वक्त शाम का मंजर था, ऐसा शाम और सूरज ढला, और उसके बाद पाकिस्तान टीम की अब जो प्रैक्टिस मैच है और जो प्रैक्टिस है वो डे नाइट में कन्वर्ट हो गई है। बरकी कुंभ में इस वक्त जो है वो यहाँ रोशन है और फ्लड लाइट के अंदर पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। हमने देखा कि बाबर रिजवान भी बैटिंग करते दिखाई दिए एक टीम से, और उनका मुकाबला था शाहीन शाह अफरीदी से। इसी तरह अबरार और सलमान अली आगा का मुकाबला हुआ, और उसके साथ साथ साइम अयूब, फ़खर जमान, नसीम शाह के अब मद मुकाबिल जो हैं वो हैं। और यही वो कॉम्पिटिशन है जो पाकिस्तान टीम में भी मौजूद है। और वनडे टीम का इंतखाब भी, अगर वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की वनडे टीम जाती है शेड्यूल के मुताबिक, T20 वनडे सीरीज़ होती है, तो फिर ये जो टीम है इन्हीं 20 खिलाड़ियों में से मुंतखब होने का इम्कान है। साथ साथ जनाब हॉकी के मैदान से भी खबर है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है, उसमें एशिया कप के हवाले से फैसला होना है, लेकिन हॉकी के हवाले से ये खबरें मौजूद हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम नहीं जाएगी। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप से पहले जो चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर मामला ख़राब हुए थे, मामला जू के तू हैं, और वो अब यही बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान भारत और भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। और इसी वजह से ना सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने ये रूल 3 साल के लिए पास किया, इसको कानून बनाया, जिसके तहत पाकिस्तान की टीम वुमेंस वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं जाएगी और इसी तरह T20 वर्ल्ड कप खेलने भी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। और यही चीज़ अब हॉकी के अंदर भी मौजूद है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम रिप्ले से अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।